हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में ईएलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। इसका विज्ञापन भी जो है जारी हो चुका है। 28 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है। उस विज्ञापन को आपने पढ़ भी लिया होगा। उसमें आपसे जो है ग्रेजुएट और प्लस बीएड की योग्यता मांगी गई है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं मैथमेटिक्स के साथ और प्लस बीएड हैं तो आप उस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी है इसमें। और आपको सिर्फ एक सीट की जरूरत है। तो अगर आप ढंग से आप अगर 3 मंथ्स अगर आप इसमें डिवोट कर देते हैं, इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स जो है मैंने लॉन्च किया हुआ है आयुष्मान क्लासेस की तरफ से। ऑनलाइन कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, जो स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। और ऑलरेडी इसमें जो है नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं। मतलब 50 स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स को परचेज कर चुके हैं, कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही सीटें और इसमें बची हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि ये कोर्स आपको यूपी का जो एलटी ग्रेड वाला एग्जाम है उसमें तो सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। आपकी जो टीचिंग स्टाइल है या जो आपका कंटेंट नॉलेज है, इसमें भी निश्चित रूप से इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी सुधार आने वाला है। क्योंकि आप अल्टीमेटली अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं स्कूलों में आगे इंटरमीडिएट कॉलेज में आपको जो पढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी स्किल में भी जो है इस कोर्स को करने के बाद निश्चित रूप से सुधार आने वाला है। तो करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। वहां से आप जो है प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे यूपी एलटी ग्रेड का कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। स्टोर ऑप्शन में यूपी एलटी ग्रेड का कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स अभी ऑफर में चल रहा है। अभी कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अभी कोर्स की जो फीस है वो 4000 रुपीज है। और आफ्टर 50 कैंडिडेट्स, जब 50 कैंडिडेट्स पूरे हो जाएंगे तो इसकी फीस जो है फिर 4500 हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर मत करिए और फर्स्ट लेक्चर से मैं कहूंगा आप जो है क्लास को अटेंड करिए, ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। तो ये जो मैं आज का लेक्चर है इसमें हम लोग जो यूपी एलटी ग्रेड का 2018 में पेपर हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे और ये उसका पार्ट 1 है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया था, ये इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। उस बार आयोग ने इसको जो है इस क्वेश्चन के लिए सभी को जो मार्क्स प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको चाहता हूँ करके दिखाऊं। पूछा जा रहा है कि अगर इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन satisfy the quadratic equation this, then what is the value of p and q। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 5 + 6 cos थीटा, 5 + 6 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। एक बार इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा को अगर आप cos थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा - 1। ठीक है। तो ये फार्मूला हम इसमें अगर पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 6 cos थीटा और प्लस 2 cos 2 थीटा की जगह हम लोग रख देंगे 2 cos² थीटा - 1। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 4 cos²थीटा। ठीक है। 4 cos² थीटा और प्लस 6 cos थीटा प्लस 3। 4 cos² थीटा प्लस 6 cos थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए परफेक्ट, चूंकि क्वाड्रेटिक है ये cos थीटा में तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो जो पहला टर्म है 4 cos² थीटा उसको तो हमने लिख दिया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 6 cos थीटा है वो 2ab का टर्म है तो आपको b पहचानना है। तो यहाँ पे b आपका 3/2 हो जाएगा, है ना। b आपका 3/2 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 cos थीटा और 3/2 का मतलब 9/4 ऐड कर दिया और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दें, या 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/4 लिख दिया प्लस 3/4 लिख देते हैं। 9/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 12/4। 12/4 का मतलब 3 हो गया। बाकी देखिए 6 cos थीटा लिखा है, 4 cos² थीटा लिखा ही है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कितने का परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये 2 cos थीटा और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो चुका है और साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म क्या बच रहा है 3/4 बच रहा है। ऐसा लिखने से फायदा ये होता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। तो आपको पता ही है कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है,
cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो y में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, cos थीटा। तो जब बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा को अगर हम 1 रख दें तो 2 + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 49/4 + 3/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा टोटल, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 13। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 13 आ गई। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए चूंकि ये जो पहला टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये दिया गया था कि जो भी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करती है। एक्स जहाँ एक बार 13 रखेंगे, एक्स जहाँ पे एक बार 3/4 रखेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, माइनस कितना हो जाएगा 13p, और प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और एक बार 3/4 रखेंगे, ये आ जाएगा 9/16 माइनस 3/4p, और प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। पी और क्यू में दो इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से पी की वैल्यू 55/4 आपको आ जाएगा, 55/4, और जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 47/4 हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन इसके इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि इस सीरीज का सम निकालना है। अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार दो दो घटता जा रहा है, 72 माइनस 2 कितना होगा 70, 70 में से 2 गया 68, इस तरीके से घटता जा रहा है, और लास्ट टर्म है 40। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 72 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है -2। ये जो सीरीज है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और इसका जो nth टर्म मैं मान लेता हूँ, इसका nth टर्म 40 है। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, जिसमें से a हमारा फर्स्ट टर्म कितना 72, n मुझे निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 40। तो 40 माइनस 72, ये आ जाएगा -32, और इधर आ जाएगा -2 टाइम्स n माइनस 1, -2 से डिवाइड कर देते n माइनस 1 की वैल्यू 16, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 17 आ गया। 17 का मतलब टोटल 17 टर्म्स है। ठीक है, इसका मतलब मुझे अब 17 टर्म्स का सम निकालना है, तो एपी के सम का फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो n कितना हमारे पास है 17/2, फर्स्ट टर्म कितना 72, और लास्ट टर्म कितना 40। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 70/2, और 17 और 40 कितना हो गया 112, 2 से डिवाइड करके अगर हम लोग कर दें इसको तो 17 इंटू 56, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 952 आ जाएगा। तो 952 के साथ जो बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है कि गिवन दैट सेट z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप, ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, देन द इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है। कोई भी ग्रुप है अगर तो उसकी आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी डेफिनेशन ये होती है कि उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट में अगर ई को मल्टीप्लाई कर मतलब ई को ऑपरेट करवा दे, ए स्टार ई या ई स्टार ए, तो आंसर हमेशा ए आता है। इस समय जो ई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी खोजना चाहिए। आइडेंटिटी खोजने का तरीका क्या है, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी उसी से आइडेंटिटी खोजा जाएगा। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ए स्टार बी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ए स्टार बी क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस 1। तो ए स्टार ई को क्या लिखेंगे हम लोग, बी की जगह पे ई ले रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे ए प्लस ई प्लस 1, और यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनवर्स की बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि ए का इनवर्स अगर बी है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। हमें किसका इनवर्स निकालना, -2 का, तो मैं मान लेता हूँ -2 का इनवर्स कौन है, बी है, तो -2 को बी के साथ ऑपरेट करवाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना -1 है, और -2 स्टार बी इस डेफिनेशन से आप निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा -2 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया -1। इधर जाएगा -1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये होगा कि बी इज इक्वल टू 0। -2 का जो इनवर्स होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू व्हाट। अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 21 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, 77 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 11, और जो अगला 165 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 15 एंड प्लस डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर एक पैटर्न बन रहा है, देखिए 3 है इसका पहला टर्म, यहाँ पर 7 आ गया, 4 बढ़ गया, फिर 7 से 11 फिर से 4 बढ़ गया। ठीक है, तो हमें कौन सा टर्म लिखना है, 10th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हम चाहे तो 10वां टर्म इसका लिख सकते हैं इसी पैटर्न में। कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे पहला टर्म में 3 है, फिर 7 है, 11 है, तो इसका 10वां टर्म कौन सा आएगा, एपी में बन रहा है। तो 10th टर्म अगर हम इसका निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन 9, और डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 39। और आप देख रहे होंगे कि 3 है तो अगला टर्म क्या, 7 है, तो 4 का बढ़त है, फिर 7 और 11 है, फिर से 4 इंक्रीज किया गया, यहाँ पे 4 इंक्रीज किया, तो यहाँ पे 4 इंक्रीज कर देंगे, ये 43 आ जाएगा। इसका सम हमें निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 4 4 का गैप है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/7। तो ये कितना आएगा, 7 माइनस 3, मतलब 4/3 इंटू 4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/11। यहाँ भी ऊपर 4 बचेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/15। ठीक है, और लास्ट में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/39 माइनस 1/43, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले और नीचे वाले स्टेप में अंतर ये है कि ऊपर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा नोमरेटर में, 4 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों स्टेप सेम सेम है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये -1/7 प्लस 1/7 से कट गया, -1/11 प्लस 1/11 से कट गया, इस तरीके से कटता जाएगा। और लास्ट में हमारे पास बचेगा 1/4, ब्रैकेट में बचेगा 1/3 पहला टर्म, और लास्ट टर्म में क्या बचेगा, 1/43। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो ये हमको मिल जाएगा 1/4, और यहाँ पे 43 माइनस 40, 43 माइनस 40 हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 और अपॉन 129। तो 4 से अगर काट दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 129। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट कंडीशन दैट द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर दे दिए जाएं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। अगर इसमें कहा जाए कॉमन रूट है तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए, जो कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो कैसे लिखा जाता है उसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं, फिर हम लोग एक्स लिखते हैं, और फिर हम लोग 1 लिखते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको आप बंद कर लीजिए, हाथ से अपने बंद कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी डैश माइनस बी डैश सी आ जाएगा। ठीक है, बी सी डैश माइनस बी डैश सी आ जाएगा। एक्स अपॉन लिखना है तो एक्स वाले टर्म को बंद कर लीजिए, सी ए डैश, सी से स्टार्ट करना, सी ए डैश माइनस सी डैश ए आ जाएगा। और 1 अपॉन लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को बंद करिए, ए बी डैश माइनस ए डैश बी आ जाएगा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इसको कहते हैं वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर बी सी डैश माइनस बी डैश सी और अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। और सेकेंड और थर्ड को अगर सॉल्व करें तो एक्स बराबर आ जाएगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स मिला है इसका हम स्क्वायर करके फर्स्ट के साथ इक्वेट कर देते हैं, ये फर्स्ट कर देते हैं, ये सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर करके फर्स्ट के साथ इक्वेट कर देते हैं, दोनों को एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये तो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा इसका स्क्वायर करके, सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर, और नीचे भी बनेगा हमारे पास ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये तो एक पावर यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और क्या मिल जाएगा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी मिल जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मिनिमम। सम ऑफ द, देखो एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मान लीजिए अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से इक्वेशन से अगर हम लोग निकालना चाहें माइनस बी बाई ए, बी कितना है माइनस टाइम्स पी माइनस 2, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी माइनस 2 अपॉन ए तो 1 ही है, तो ये आ गया पी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि सी बाई ए होता है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए मतलब 1 माइनस पी, और ए तो 1 ही है।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते, आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2p। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर और माइनस 4p प्लस 2p कितना हो जाएगा माइनस 2p, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आगे कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि p की वो वैल्यू बताओ जिससे इसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ये मिनिमम होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं। तो ये मिनिमम तब मिलेगा जब ये जो p माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये कितना होता है 0, क्योंकि p माइनस 1 का किसी भी कोई चीज अगर होल स्क्वायर फॉर्म में लिखी तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। तो ये मिनिमम तब होगा, दिस विल बी मिनिमम इफ p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब p इज इक्वल टू 1 होगा तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी मिनिमम। तो p की वैल्यू 1 है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहा जा रहा है इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। देखिए इस डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब कोई चीज अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है ना, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1 और इसका फैक्टर कर देते हैं x प्लस 1 x प्लस 2, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू माइनस 2 नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गया। ठीक है। अब log कब डिफाइंड होता है? देखिए अगर कोई log फंक्शन दे दिया जाए log x बेस a, तो ये डिफाइंड तब होता है जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा फंक्शन है log x प्लस 3, ये कब डिफाइंड होगा? बेस में तो कोई दिक्कत नहीं, बेस इसका 2 है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, a ग्रेटर देन 0 a इज नॉट इक्वल टू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए x प्लस 3 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x क्या होगा? ग्रेटर देन माइनस 3। इसका मतलब हमारा जो डोमेन होगा वो माइनस 3 से तो बड़ा होगा। ये कह रहा माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए x, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि माइनस 3 से बड़ा तो माइनस 1 माइनस 2 भी होता है। यहाँ पे आपने बताया था x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 2 नहीं होगी। इसका मतलब माइनस 3 से इन्फिनिटी हमारा डोमेन तो होगा, लेकिन उसमें से मुझे कुछ चीजें निकाल देनी है। कौन सी चीजें निकाल देनी है? माइनस 1 और माइनस 2 निकाल देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और स्टार ऑपरेशन जो डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3। देन द इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 क्या होगा? तो सबसे पहले 4 स्टार 6 तो हम लोग निकाल लें। 4 स्टार 6 इसी डेफिनेशन से निकालेंगे। ए स्टार बी क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है। तो 4 इंटू 6 कर देते हैं और इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। 4 6 24 को 3 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। इसका मतलब मुझे 8 का इनवर्स निकालना है। और मैंने बताया था जब भी किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आइडेंटिटी खोजा जाता है। आइडेंटिटी निकालने का तरीका ये होता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन है। या ई को आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब वो ग्रुप के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होकर वही आंसर देगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर डेफिनेशन से जो डेफिनेशन में दी गई ए स्टार बी, इसमें लगाएं अगर ए स्टार ई, तो कितना हो जाएगा? ए ई बाई 3 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए कट जाएगा और इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगी? सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब 8 का इनवर्स निकालना, मैं मान लेता हूँ कि 8 का इनवर्स बी है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, यही डेफिनेशन है। तो 8 स्टार बी डेफिनेशन से कितना आ जाएगा? 8b बाई 3 आ जाएगा। और आइडेंटिटी हमारे पास कितना 3 है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा 9 बाई 8। ठीक है। इसका मतलब जो 8 का इनवर्स है, 8 का जो इनवर्स है वो कितना आ जाएगा? 9 बाई 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहा जाए लीस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन अबेलियन ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट? देखिए अगर ऑर्डर 1 का ग्रुप ले लें तो ट्रिवियल ग्रुप होता है, वो हमेशा क्या होता है? अबेलियन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 ऑर्डर का ले लें, 3 ऑर्डर का ले लें और 5 ऑर्डर का ले लें, ये 2 3 5 प्राइम नंबर होते हैं। और हमें पता है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो हमेशा क्या होता है? अबेलियन होता है। ठीक है। तो 1 2 3 5 तो हो गया। अब अगर 4 की बात कर लें तो 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर। और हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का हो, जहाँ पे पी प्राइम है, तो वो हमेशा क्या होता है? अबेलियन होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 ये सब कवर हो गए। इस ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा तो वो क्या होगा? अबेलियन होगा। इसका मतलब सबसे छोटा ऑर्डर का जो ग्रुप है वो ऑर्डर 6 है। ऑर्डर 6 का सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे छोटा ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा? ऑर्डर 6 का ग्रुप, जो कि क्या होगा? नॉन अबेलियन होगा। ये पूछ रहा है लीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको 2 थ्योरम याद रखना है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन
एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज ऑल्सो अबेलियन। ठीक है, तो इस थ्योरम को हमने इस्तेमाल करके कहा कि 6 ऑर्डर का मिनिमम 6 ऑर्डर का ग्रुप क्या हो सकता है, नॉन अबेलियन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा जा रहा है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कहां से कहां तक डिफाइंड है, आर से आर में डिफाइंड है। पूछा जा रहा है फंक्शन 1 1 है कि नहीं और आन 2 है कि नहीं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को थोड़ा गौर से देखिए, अगर आप, ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वन, इसके दो रूट हैं, जीरो और -1। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ जीरो अगर हम लोग दे दें, एफ ऑफ जीरो निकालिए, इस फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, जीरो, और एफ ऑफ -1 भी कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन में दो एलिमेंट हैं, जीरो और -1, जिसका इमेज क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ये फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन हो गया। पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा 1 1 है, गलत बात है। फिर सी ऑप्शन में इन्होंने कहा बोथ 1 1 एंड आन 2, 1 1 तो है ही नहीं है, सी ऑप्शन भी गया। अब आन 2 की बात कर लेते हैं। आन टू फंक्शन निकाल चेक करने के लिए हमें पता करना पड़ता है कि क्या इस फंक्शन का कोडोमेन इसके रेंज के बराबर है। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तब तो वो फंक्शन क्या होगा, आन टू होगा, और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन आन टू नहीं होगा। अब इसका रेंज कैसे निकाला जाएगा, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक अगर आपको दे दिया जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसका फिगर अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है ना, वो आती है -d/4a, है ना। किस पॉइंट पे मिलती है, -b/2a पे मिलती है। कितनी मिलती है, -d/4a। तो y इसकी जो y की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -d/4a। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, मतलब 1, और ए सी तो जीरो है तो आ जाएगा -1/4a, कितना हो जाएगा, 4। तो y की मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब जो इसका रेंज आ जाएगा, रेंज इसका आ जाएगा -1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इसका जो कोडोमेन है वो तो आर है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये देखो जो सेकंड सेट रहता है कोडोमेन होता है, इसका जो कोडोमेन है वो कितना, आर है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो, इसका मतलब नॉट ऑन टू, है ना, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो इन्होंने बी ऑप्शन दिया कि ऑन टू है, गलत है। और डी ऑप्शन में नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाए -a, तो मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। पूछ रहा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर कैसा होगा, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज व्हाट, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, हमें गिवन है कि ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और ए स्क्वायर के बारे में बात करना हमें। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालता हूं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ए ट्रांसपोज, और उसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ये जो पावर और ट्रांसपोज है आपस में इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको लिख देते हैं -a और उसका स्क्वायर, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाए, देखिए ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया गया और ए स्क्वायर वापस आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। यही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, और ए का ट्रांसपोज किया जाए -a आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। हमने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया और ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड में इन्होंने कहा कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है आपको पता ही होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ऑड ऑर्डर की है उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, और इसका क्या पूछा गया, ट्रेस, और आपको पता ही है कि ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 0 है। इसका मतलब इसका जो ट्रेस आएगा 0 आएगा। इन्होंने भी तो यही बोला है, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसके नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नन ऑफ दीज होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो 12th क्लास में एक मेथड बताया जाता है, मैट्रिक्स मेथड, एक और मेथड होता है क्रैमर्स रूल, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रैंक मेथड। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैंक मेथड का। तो रैंक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ए सच दैट बी। ए क्या होता है, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 2 3 है। पहले रो में 1 2 3 पहले इक्वेशन में, दूसरे में 2 1 3 है।
और तीसरे वाले में क्या है हमारे पास 1 1 2 है। और ये बी मैट्रिक्स क्या है, जो राइट में कांस्टेंट दिएगा 1 2 3, उसको ऐसे तरीके से सच दैट का साइन लगा के लिख देना है 1 2 3 है। अब इसको इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वलेंट फॉर्म का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे 1 आ गया, अब इसके नीचे मुझे 0 बनाना है, तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो ये दो अगर ऑपरेशन लगा दें तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, पहले रो को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, 1 2 3 और 1 है। फिर R2 माइनस 2R1 करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। फिर R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो को हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं, या -3 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं सेकेंड रो को, मतलब R2 को हम लोग ये ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 इज -1/3 R2, मतलब -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 2 3 और ये बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा 0, -3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये हमारे पास कितना है 0 -1 एंड कितना है 2 है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 बन गया, उसके नीचे 0 बन गया। अब सेकंड पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है 1, अब इसके नीचे मुझे 0 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 प्लस R2 से। तो क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा हमको, पहला रो तो वैसे ही रहेगा 1 2 3 1, दूसरे रो को भी एज इट इज लिखना है 0 1 1 0, और तीसरे रो में सेकंड रो को ऐड करना है, तो 0 में 0 ऐड किया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये हो गया 0 प्लस 2 कितना होगा 2 आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पाइवोट एलिमेंट मिला, एक पाइवोट एलिमेंट मिला, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिला, तो जो यहाँ पे सच दैट का साइन है, इसके पहले जो ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में सिर्फ 2 पाइवोट एलिमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो गया 2 हो गया। और अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखेंगे, पूरी मैट्रिक्स को अगर एक बार में देखेंगे तो उसमें 3 पाइवोट एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो जब भी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, उस केस में हमें कितने सोल्यूशन मिलते हैं, 9 सोल्यूशन मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कहा जा रहा है ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 6। 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो आइगन वैल्यूज कितने हैं, λ1 और λ2 है। ठीक है, ए 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, λ1 और λ2। मैं मान लेता हूँ 2 आइगन वैल्यूज λ1 और λ2 है। कहा जा रहा है ट्रेस इसका 6 है। ट्रेस निकालने का तरीका ये होता है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसका और ट्रेस इन्होंने क्वेश्चन में 6 दे रखा है, इसका मतलब λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 6 हो गया। फिर इन्होंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो λ1 इंटू λ2 कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में 12 दिया गया है। अब इन्होंने पूछा ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। देखिए, अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज λ1 λ2 हैं, तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज आती हैं वो कितनी आ जाती है, λ1 का इनवर्स और λ2 का कितना हो जाता है इनवर्स, मतलब कितना हो जाता है 1/λ1 और कितना हो जाएगा 1/λ2। इन्होंने पूछा है कि ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। ट्रेस आपको मालूम है कि आइगन वैल्यूज का सम होता है, इसका मतलब 1/λ1 प्लस 1/λ2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा λ1 प्लस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 λ2। λ1 प्लस λ2 क्वेश्चन में 6 है, λ1 λ2 वैल्यू 12 है, 6/12 मतलब हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कहा जा रहा है इफ f ऑफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब देन वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, एक काम करना है कि अगर लेफ्ट में x माइनस 1/x है, तो राइट में जो एक्सप्रेशन है उसको भी x माइनस 1/x के टर्म में लिखना है। उसके लिए पहला फार्मूला मैं ये लगाऊंगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट में a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये लगा के अगर हम लोग लिखें इसको, तो a माइनस बी का मतलब हो जाएगा x माइनस 1/x, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना आ जाएगा 1, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसको भी थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके इसको x माइनस 1/x के टर्म में हम लोग लाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इससे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आएगा, तो -2 हमने कर दिया, मतलब +2, यहाँ +3 लिखेंगे। आप चेक कर लीजिए, ये दोनों स्टेप बराबर ही हैं। तो यहाँ से देखिए f ऑफ x माइनस 1/x अगर इनपुट दे रहे हैं तो ऐसा एक्सप्रेशन राइट में आ रहा है।
तो अगर हम x माइनस वन बाई एक्स को अगर हम 1 से रिप्लेस कर दें तो जहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स वहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहा जा रहा है इस इक्वेशन के लिए आपको बताना है कि देयर इज ओनली वन रूट, सम ऑफ द रूट्स इज -1। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको एक बात ये समझ लेना है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखें या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर लिखें, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर देते, 6 का फैक्टर 3 और 2 आएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 और यहाँ से मिलेगा हमें मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए मॉड किसी भी नंबर का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस केस में कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। और अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस -2। इसका मतलब इसके अब ऑप्शन में देखते हैं, देयर इज ओनली वन रूट, गलत है। सम ऑफ द रूट्स इज -1, इसके रूट्स का सम निकालें तो 2 - 2 तो 0 आ रहा है। ये कह रहा सम ऑफ द रूट्स -1 आ रहा है, गलत है। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -4, हाँ बिल्कुल, 2 में -2 का गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन व्हाट। देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है मतलब कोफिशिएंट्स है a माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी, सबको आप जोड़ दीजिए, अगर सबको ऐड कर दें a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए, तो इसका मतलब कोफिशिएंट का सम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट का जो सम है अगर वो 0 आ जाती है, इसका मतलब कंक्लूजन ये होता है कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर द इक्वल इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इस जो इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो एक रूट 1 है, इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे सी क्या है, सी है बी माइनस सी और अपॉन ए कितना हमारे पास है ए माइनस बी, और इन रूट्स का प्रोडक्ट का रूट कितने 1 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ से हमको मिल जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, मतलब ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो जब भी ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी मिलता है तो हम कहते हैं कि ए बी सी ए पी में है, ठीक है। ए बी सी किस में हो जाता है, फिर ए पी में हो जाता है। यहाँ पूछा गया कि ए बी सी किस में है, ए पी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स, और दूसरा एक फंक्शन आपको दिया गया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा फंक्शन ऑड है। अब देखिए इवन ऑड की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। और अगर एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और माइनस साइन बाहर आ जाए, हम कहते हैं जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स। मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड ऑफ एक्स ही होता है, तो कॉस ऑफ मॉड एक्स आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब एफ इज इवन, एफ इज इवन। इसी तरीके से जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, जी ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जी भी हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं बोथ एफ एंड जी आर इवन फंक्शन, ए ऑप्शन में सही है। बोथ एफ एंड जी आर ऑड गलत है, एफ इज इवन जी इज ऑड गलत है, एफ इज ऑड जी इज रॉन्ग है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1 इंटू कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 इंटू कितना मिल जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस एक्स इंटू क्या मिल जाएगा, इसको छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 मिल जाएगा। और फिर कितना मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर इंटू कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस कितना मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 3 की पावर 1/3। तो यहाँ पे रखेंगे 3 की पावर एक्स जहाँ पे वहाँ पे 3 की पावर 1/3 और होल टू द पावर 3 -1, फिर से 3 की पावर 1/3 होल टू द पावर 3 और फिर माइनस
3 की पावर 1/3 होल टू द पावर 6। यहाँ से 3 3 कट जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा 3 माइनस 1 प्लस यहाँ से भी कट जाएगा 3 और माइनस 3 2 जा 6 मतलब 9 आ जाएगा। 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जा रहा है कि लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए एंड आई ए डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन आर ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक। देखिए कोई भी रिलेशन है हमारा उसको एंटी सिमेट्रिक हम लोग तब बोलते हैं। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। एक तो सिमेट्रिक होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक और होता है एंटी सिमेट्रिक। तो रिलेशन आर को हम लोग एंटी सिमेट्रिक तब बोलते हैं कि whenever x comma y belongs to R, then y comma x doesn't belongs to R। मतलब अगर उस रिलेशन में अगर 1 3 आ गया तो 3 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन होता है कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक, a relation R is said to be anti-symmetric if and only if whenever xy belongs to R and yx belongs to R। मान लीजिए एक्स वाई और वाई एक्स दोनों अगर आर में आ गए, ये तभी संभव है। वी मस्ट हैव एक्स इज इक्वल टू वाई, वी मस्ट हैव एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए पहले ऑप्शन को देखें, अगर R इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो R में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्स वाई टाइप के, और R इनवर्स में किस टाइप का होता है, वाई एक्स टाइप का। ये अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूड क्या लगा पाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई। हम यही चाहते भी थे कि अगर एक्स वाई आर में आया और वाई एक्स भी आर में आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू वाई फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एक डेफिनेशन ये भी बन गई कि किसी रिलेशन आर को हम लोग एंटी सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब आर इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, आर हो जाए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहा जा रहा है इफ एक्स इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा एक्स है, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 1/3। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना 1/3 है, ठीक है। देन एक्स लाइज इन विच इंटरवल। देखिए जीपी का जब हम लोग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला लगाते हैं तो यस इन्फिनिटी बराबर होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कॉमन रेशियो होता है ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब कॉमन रेशियो हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। आइए जो डेटा दिया गया जरा उसको हम लोग पुट करते हैं एक बार इसमें। तो यस इन्फिनिटी हमें कितना दिया गया 1/3, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास x है अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ से 1 माइनस आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3x, r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3x। अब हमने कहा कि ये फार्मूला तब लगेगा जब r -1 से 1 के बीच में हो। r हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। r की वैल्यू 1 माइनस 3x, इसका मतलब 1 माइनस 3x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब -3x 1 घटा दीजिए तो 1 माइनस 1 0, इधर कितना आ जाएगा -2, -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब x हमारा 0 से 2/3 के बीच में होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहा जा रहा है इफ सिग्मा r की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा गया n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और r की पावर n इज इक्वल टू कितना दिया गया, s दिया गया है। इसको जरा हम एक्सपैंड करके लिखें। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r की पावर 0 1 आएगा, फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो r आएगा, मतलब 1 प्लस r स्क्वायर, ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। कहा गया कि इसका सम यस है। तो आप देख पा रहे हो तो जीपी बन रहा है, जीपी के इन्फिनाइट टर्म का सम कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि आप किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको सिग्मा r की पावर 2n, सिग्मा r की पावर 2n की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे r इज इक्वल टू 0 टू n है। r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो r स्क्वायर, तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इन्फिनिटी तक निकालना है। तो ये भी जीपी बन रहा है, जीपी का इन्फिनाइट का टर्म का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से r की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/s, मतलब ये आ जाएगा s माइनस 1 अपॉन s आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास
यस माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एस स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर और माइनस वन माइनस टू एस का जहाँ कितना आ जाएगा प्लस टू एस, ये तो कट जाएगा। तो एस स्क्वायर अपॉन टू एस माइनस वन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एस स्क्वायर अपॉन टू एस माइनस वन के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, करा इनफाइनाइट सीरीज एक दी गई है, ये पूछा जा रहा है कन्वर्जेंट कब होगा। तो देखिए अगर इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी, ठीक है, सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी। तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है ना। ये कौन सी सीरीज है, ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। और हाइपर हार्मोनिक सीरीज हमारी जो होती है वो कन्वर्जेंट कब होती है, जब हमारा p ग्रेटर देन वन होता है तब ये कन्वर्जेंट होती है, और अगर जब p लेस देन आर इक्वल टू वन होता है ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। यहाँ पूछा गया कन्वर्जेंट कब होगी, तो जब p ग्रेटर देन वन होगा तभी कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। देखिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है कि जब कोई भी सीक्वेंस, मान लीजिए ए एन दिया गया है, ये भी रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब उसकी हम लिमिट निकालें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, और ये क्या आ जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए, तब हम कहते हैं वो कन्वर्जेंट है। पहले सीक्वेंस को हम देखते हैं, इसको हम जरा ओपन करके लिखते हैं। यहाँ पे एन नेचुरल नंबर, पहले एन की वैल्यू वन देंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। फिर एन की वैल्यू टू देंगे तो माइनस वन की पावर टू वन आ जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा। फिर थ्री देंगे जीरो आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर जीरो, फिर टू। तो आप देख पा रहे हैं ये किसी नंबर की तरफ कन्वर्ज नहीं हो रहा है, बल्कि एक ऐसी सीरीज हमारी ओसिलेटिंग सीरीज है, ये ओसिलेट कर रही है, जीरो और टू के बीच में क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है। तो ये पूछा जा रहा है कि नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन गलत कैसे होंगे उसको भी चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन हमने चेक कर लिया। बी ऑप्शन में हमको ए एन क्या दिया गया है, इसका nth टर्म कितना दिया गया है, एन अपॉन एन प्लस वन। इसमें आप लिमिट लगा लीजिए, अगर इसका कन्वर्जेंस आपको चेक करना है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन निकालेंगे हम लोग। तो एन ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से एन कॉमन ले लिया और लगा दिया एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा वन, वन का मतलब फाइनाइट नंबर आ गया। और अगर फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि नॉट कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो हमारे काम का नहीं है। सी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो केस बनाना पड़ेगा। एक तो जब एन हमारा क्या हो, इवन हो, और एन हमारा एक बार क्या होना चाहिए, ऑड हम लोग लेंगे, तभी तो ये माइनस वन की पावर एन को टैकल कर पाएंगे। जब एन इवन होगा तो ये क्या बनेगा, वन प्लस वन बाई एन, ए एन बनेगा। और जब एन ऑड होगा तो ए एन हमारे पास कितना बन जाएगा, वन माइनस वन बाई एन बनेगा। अब अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, इस केस में वन बाई इन्फिनिटी यहाँ पे वन आ जाएगा, और इस केस में भी जब हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालेंगे तो ये भी वन आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर देखिए यहाँ पे आ रहा है, सेम सेम नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये हमारे काम का नहीं है। ये कौन सा पूछ, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है, जो ओसिलेटिंग था, वही कन्वर्जेंट नहीं है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एन एक्स की पावर एन। तो पूछा जा रहा है ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए टू एन की वैल्यू क्या होगी। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन लिखा गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें एन इज इक्वल टू हम लोग, या एक्स इज इक्वल टू हम लोग वन पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू वन। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा हमको, वन प्लस वन मतलब थ्री की पावर एन बराबर, जहां जहां एक्स है वहां पे ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसमें एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए जीरो और प्लस कितना आ जाएगा ए वन, और प्लस कितना आ जाएगा ए टू, और लास्ट में कितना आ जाएगा प्लस ए टू एन मिल आ जाएगा। अब एक बार एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दे तो वन माइनस वन जीरो, और ये आ जाएगा माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू अगर हम माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन का ये वन आ जाएगा, वन की पावर एन आ जाएगा, वन की पावर एन तो वन ही होता है, तो वन आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए जीरो माइनस ए वन प्लस ए टू और डॉट 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 ये आ जाएगा ए टू एन। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये माइनस ए वन वाला कट जाएगा, इसी तरीके से ए थ्री वाला कट जाएगा, और लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा, थ्री की पावर एन प्लस वन, और राइट में दो बार ए जीरो मिलेगा, टू कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, ए जीरो मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ए टू मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ए फोर मिलेगा, इवन नंबर वाले टर्म्स है ना, मतलब ए जीरो ए टू इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म मिलेंगे, और लास्ट में क्या मिलेगा, प्लस ए टू एन मिलेगा। इस टू को हम लोग अगर यहाँ पे भेज दें तो थ्री की पावर एन प्लस वन बाई टू हमारा आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए टू एन की वैल्यू आ जाएगी थ्री की पावर एन प्लस वन बाई टू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहा जा रहा है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप।
देखिए अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप अगर होगा, मान ले कोई ग्रुप है जो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, अबेलियन होता है। और अगर अबेलियन है तो निश्चित रूप से वो नॉर्मल भी होगा। अब देखिए ऑप्शन में इन्होंने क्या कहा है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉट, नॉट लगाया इन्होंने, नॉट। देखिए अगर अब अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप है तो वो तो क्या होगा, अबेलियन तो होगा ही होगा, अबेलियन तो हो ही जाएगा, और अबेलियन है तो नॉर्मल भी हो जाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, वो साइक्लिक नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, कहा जा रहा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए मॉड ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो ये होता है ए बी साइन थीटा। मॉड ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो इन दोनों का अगर स्क्वायर का अगर हम ऐड कर देते तो एक आइडेंटिटी बनती है जिसका नाम होता है लैग्रेंजेड आइडेंटिटी। वेक्टर में पढ़ाई जाती है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जहाँ पे 144 लिखा गया है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 144। इसमें से मॉड ए कितना 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 बी स्क्वायर बराबर 144। इसका मतलब बी स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो मॉड बी है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, एक यहाँ पे यफ एक वेक्टर दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जब भी चाहे यफ कुछ भी हो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन लिया गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है ग्रेडियंट ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ, जब भी दोनों के बीच में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो डाइवर्जेंस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो कर्ल होगा, ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया आर ए बी कितना होगा, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि बॉक्स में बॉक्स प्रोडक्ट है आर ए बी, ये इसको क्या लिखा गया, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आर आर डॉट ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक बात है, ओके। अब मैं ए क्रॉस बी को कैपिटल ए मान लेता हूँ, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है। और कैपिटल ए को, कैपिटल ए अगर कोई वेक्टर है तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए वन आई, और क्या लिखेंगे प्लस ए टू जे, और प्लस क्या लिखेंगे ए थ्री के लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब देखिए जो हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ, ये क्वेश्चन है ना ग्रेडियंट ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम लोग ग्रेडियंट ऑफ मतलब डेल लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ आर ए बी, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट का मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये तो ग्रेडियंट, ये जो डेल ऑपरेशन है उसके लिए लिखा गया। अब आर आर डॉट ए क्रॉस बी, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखिए इसको हम लोग लिखने वाले हैं, ये वाला इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आर डॉट ए क्रॉस बी को तो आपने कैपिटल ए बोला था, और आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई, आर क्या होता है, आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब आर डॉट ए कितना होगा, ए तो आपका क्या ए वन आई, डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई और प्लस कितना आ जाएगा, ए थ्री जेड आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, आर डॉट ए वाली वैल्यू, ये जो ये बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई, ठीक है ना, ए वन एक्स, और ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा ए वन एक्स, ए वन आई कैप आ जाएगा ना, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई और प्लस ए थ्री जेड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं, देखिए आई कैप हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये तो आई कैप हो जाएगा, और डेल बाई डेल एक्स जब ऑपरेट होगा किस पे, ए वन एक्स पे ऑपरेट होगा, तो क्या देगा, ये ए वन देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए वन आई प्लस, बाकी जो है हमको कहीं से डेल बाई डेल एक्स वाई पे ऑपरेट करवाएंगे, जेड पे ऑपरेट करवाएंगे, जीरो ही मिलेगा। अब ये जो जे वाला है डेल बाई डेल वाई किस पे ऑपरेट होगा, ए टू वाई पे, ये क्या दे देगा, ए टू जे कैप दे देगा। और ये थर्ड वाला जब इस पे ऑपरेट होगा क्या दे देगा, ए थ्री के कैप दे देगा। और ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के को हमने क्या बोला था, कैपिटल ए बोला था। और कैपिटल ए हमने किसको माना था, कैपिटल ए हमने किसको माना था, ए क्रॉस बी को माना था।
ए किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए यहाँ पे चार चार वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तीन काम हम लोग समझते हैं। तो तीन की अगर हम लोग बात करें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कितने के बराबर आता है, ए सी बी, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए बी सी, ए डॉट बी और बाहर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की जगह इसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, सी क्रॉस ए को मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, और बाकी तो जो ए क्रॉस बी है उसको मैं बी और सी क्रम से बोल देता हूँ। ठीक है, मैचिंग करवा देते हैं कि कैपिटल ए का मतलब सी क्रॉस ए, जहां जहां कैपिटल ए होगा सी क्रॉस ए लिखेंगे। तो सी क्रॉस ए डॉट सी ना, सी क्रॉस ए और डॉट सी, सी क्या है यहाँ पे मैचिंग का, सी तो हमारे पास बी है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। मैचिंग करवा लीजिए ऊपर वाले से कि हम लोग जहाँ कैपिटल ए लिखा हुआ है फार्मूले में वहाँ पे सी क्रॉस ए लिखेंगे, जहाँ पे बी लिखा होगा फार्मूले में वहाँ पे हम लोग स्मॉल ए लिखेंगे, जहाँ पे सी लिखा होगा फार्मूले में वहाँ पे हम लोग स्मॉल बी लिखेंगे। तो लिखिए ए डॉट कैपिटल ए डॉट कैपिटल सी, कैपिटल ए कितना है सी क्रॉस ए डॉट, और कैपिटल सी कितना हमारे पास बी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में, और बाहर कितना लिखना है, कैपिटल बी, कैपिटल बी का मतलब ए लिखना है। ठीक है, फिर माइनस ए डॉट बी लिखना है, कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको, ब्रैकेट में लिखना है सी क्रॉस ए डॉट बी, बी का मतलब क्या है ए, ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या लिखना है, कैपिटल सी का मतलब बी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जब भी लिखा होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको बॉक्स में लिख दिया जाता है ए बी सी, बॉक्स में क्या लिख दिया जाता है ए बी सी। देखिए यहाँ पे ये बी डॉट सी क्रॉस ए है, इसको हम बॉक्स में लिख देंगे ए बी सी, और बाहर क्या है ए है। यहाँ पे देखिए माइनस, ये इसको बॉक्स में लिखेंगे तो लिखेंगे सी ए ए, और बाहर क्या लिखेंगे बी। और जब भी बॉक्स में कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, देखिए यहाँ पे ए सेम हो गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। हमारे पास आंसर क्या बचेगा, हमारे पास आंसर बचेगा ए बी सी, और बाहर क्या बचेगा ए। तो ए बी सी और ए के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आर क्रॉस ए, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, देखिए ए कांस्टेंट वेक्टर है ना, ए को मैं सिंप्लिसिटी के लिए आई कैप मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब आर क्रॉस ए क्या मिलेगा, आर तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं, आर बोलते हैं हम लोग एक्स आई कैप, आर किसको बोलते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को। ठीक है ना, आर हम लोग किसको बोलते हैं, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो आर क्रॉस ए कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट से, पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में आर के कंपोनेंट जो कि एक्स वाई जेड है, तीसरे में ए के कंपोनेंट, ए को मैंने आई कैप लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 0 0। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा जेड जे कैप और माइनस वाई के कैप। ठीक है, ये तो आर क्रॉस से मिल गया। अब डाइवर्जेंस निकालना हमें, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस से, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट किसका, मतलब डेल डॉट आर क्रॉस ए। डेल तो एक ऑपरेटर होता है, कैसे लिखा जाता है उसको, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, ये तो ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आर क्रॉस ए के साथ, आर क्रॉस है कितना है, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। डॉट प्रोडक्ट में आई आई के साथ होता है, जे जे के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो सॉरी, तो डेल बाई डेल वाई हमें यहाँ से मिल जाएगा डेल बाई डेल वाई इंटू क्या मिल जाएगा जेड, और के वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल बाई डेल जेड इंटू माइनस वाई। तो जब जेड का डिफ्रेंसिएशन वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली करेंगे 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।